हाँ बेटा, आपका सबसे पहले स्वागत, नमस्ते सब लोगों को, सभी स्टूडेंट्स को। आपका ये लेक्चर नंबर 79 और टॉपिक्स आपका सॉल्यूशन चल रहा था। पिछले टॉपिक्स में आप लोगों में हिमांक में अवनमन पढ़ा था, तो हिमांक की परिभाषा दी थी और उसके अंदर जब किसी भी द्रव का जो वाष्प दाब है उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है तो उसे उसका हिमांक कहते हैं। जब किसी भी द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है तो उसको हिमांक कहते हैं। तो डेफिनेशन थोड़ी सी देखना, शायद आपको थोड़ी अटपटी लगे, इसलिए मैं वापस बोल रहा हूँ। जब किसी भी द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है तो उसे उस विलयन का या उस द्रव का हिमांक कहते हैं। ठीक है बेटा। अब आपको मैंने बताया तो ये अणुसंख्या गुणधर्म नंबर तीसरा था और अब अणुसंख्या गुणधर्म है बेटा अगला, और उसका अगले का नाम है परासरण। और परासरण दाब से इंडिकेट करेंगे इसको, परासरण दाब, और परासरण दाब को पाई से इंडिकेट करना है। तो सबसे पहले परासरण पढ़ेंगे। सबसे पहले है कि भाई परासरण किसे कहते हैं। परासरण जिसको ओस्मोसिस नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं इसको? ओस्मोसिस भी बोला जाता है, ओस्मोसिस के नाम से भी जाना जाता है परासरण। अब सबसे पहली बात है कि परासरण का मतलब क्या है। देखो, सामान्य सी कंडीशन है, आप लोगों को मैं कुछ बात बताता हूँ जो दैनिक जीवन की घटना है। जब आप लोग पानी के अंदर किशमिश रखते हो तो अपन देखते हैं किशमिश फूल जाती है। ठीक है। अब बात है कि बेटा जैसे आप लोग यहाँ एक बीकर है और एक बीकर के अंदर जब आप लोगों ने किशमिश इस प्रकार की ली और कुछ समय बाद लगभग 2-3 घंटे बाद देखोगे तो ये पानी के अंदर जो किशमिश थी और वो फूल के मोटी हो गई। अब ये किशमिश पर यहाँ पर जो झिल्ली है अर्थात बाहर की जो झिल्ली है वो जो झिल्ली कहलाएगी वो कहलाएगी बेटा अर्ध पारगम्य झिल्ली। क्या कहलाएगी? अर्ध पारगम्य झिल्ली। अब सुनो, अब यहाँ पर ये जो पानी है वो क्या चीज़ है बेटा? विलायक है। क्या है? विलायक। और विलायक की जो सांद्रता है वो बेटा निम्न है। क्या है? और इसके अंदर जो जीव द्रव्य भरा हुआ है, जीव द्रव्य भरा है, उसकी जो सांद्रता है बेटा वो क्या है? अधिक है। अर्थात इसकी सांद्रता क्या है? उच्च है। क्या है इसकी सांद्रता? उच्च। तो बेटा सामान्य सी परिभाषा अपन देख सकते हैं कि भाई परासरण किसे कहते हैं। परासरण ऑस्मोस शब्द से बना है जिसका मतलब होता है धकेलना है। और इसकी जो खोज करने वाला जो वैज्ञानिक था वो था बेटा अब्बे नोलेट था परासरण की खोज करने वाला, अब्बे नोलेट। ठीक, अब्बे नोलेट। खोज करता कौन था? अब्बे नोलेट ने परासरण की खोज की थी सर्वप्रथम। अब सुनो, फिर वापस आओ। किशमिश ली, किशमिश को आपने पानी में डाला और पानी के अंदर देखो ये विलायक क्या चीज़ है? H2O है। ठीक है, डाला और ये झिल्ली जो बाहर की जो झिल्ली है ना वो अर्धपारगम्य झिल्ली है। और अर्धपारगम्य झिल्ली का मुख्य सिस्टम ये है कि बेटा ये विलायक के कणों को तो आर पार कर देता है लेकिन विलय के कण इसमें से बाहर नहीं निकल सकते तो इसलिए इसको अर्ध मतलब आधा। विलयन के दो घटक विलय और विलायक। ये विलायक को तो आर पार कर दे लेकिन विलय पदार्थ को नहीं करे तो ये कहलाएगी अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्थात हम कह सकते हैं, जब परिभाषा लिखना चाहे तो बोले जब निम्न सांद्रता के या सांद्रता वाले विलयन में से विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर क्या कर देगा? वाले विलयन की ओर
प्रवाहित होते हैं तो उसे परासरण कहते हैं। तो कहने का मतलब, जब सुन लो, ये विलायक क्या है, निम्न सांद्रता का था, और जीव द्रव्य है इसके अंदर जो इकट्ठा है वो उच्च सांद्रता का है। क्या है बेटा, उच्च सांद्रता। मतलब है कि कहने का मतलब है कि जब निम्न सांद्रता वाले विलयन, ये निम्न सांद्रता का है, विलायक है, निम्न सांद्रता के विलयन से विलायक के कण उच्च सांद्रता, विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित होते हैं तो उसे परासरण कहते हैं। क्या बोलोगे बेटा, परासरण। तो कहने का मतलब है कि आपकी किताब के अंदर एक चित्र दिया हुआ है और चित्र के अंदर एक कीप है, और सबसे पहली बात है कि बेटा अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है वो बाद में बात करेंगे। पहले सबसे पहले अपन सुनेंगे, परिभाषा लिखेंगे, परासरण किसे कहते हैं, ऑस्मोसिस। और यहाँ पर परासरण शब्द जो ग्रीक भाषा के ऑस्मोस से लिया है, ऑस्मोस, और ऑस्मोस का अर्थ होता है, क्या होता है बेटा, ऑस्मोस। ऑस्मोस का अर्थ जो होता है उसका मतलब होता है धकेलना। क्या, धकेलना अर्थात धक्का मारना। और इसकी खोज की थी अब्बे नॉलेट ने, किसकी, परासरण। परिभाषा वापस, जब निम्न सांद्रता वाले विलयन में से विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित होते हैं तो उसे परासरण कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, परासरण कहते हैं। तो आप लोगों का ये तो परासरण की बेटा परिभाषा थी। निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता और अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में ध्यान रखना। अब बात समझ में ये आती है कि साहब ये अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है। खोज करने वाला अब्बे नॉलेट, और परिभाषा निम्न सांद्रता वाले विलयन से अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक के कण जब जाते हैं तो उसको परासरण कहते हैं। ये सामान्य सा देखिए एकदम। दूसरी बात आपकी किताब में दिया हुआ है कि एक बीकर के अंदर एक कीप, और कीप में क्या डाला, यहाँ पर ये कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन दिया हुआ है, ये सांद्र है, और यहाँ पर इसमें पानी डाल दिया। और ये जो झिल्ली है वो झिल्ली है कौन सी, अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली सबसे ये कंडीशन। अब आप लोग देखो, सबसे पहले इसमें रखने के बाद ये कौन से कण है बेटा, विलायक कण। इसके अंदर क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं तो कुछ समय पश्चात, पहले मान के चलो प्रारंभ आयतन यह था, अब कुछ समय पश्चात का होगा ये सांद्र है और ये तनु है। तो निम्न सांद्रता से किसी विलयन की, मतलब किसी विलयन में से निम्न सांद्रता, मतलब निम्न सांद्रता से विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर जब गमन करते हैं या प्रवाहित होते हैं तो उस कंडीशन को परासरण कहते हैं। प्रारंभ में ये था तो कुछ समय पश्चात इसका आयतन यहाँ, तो प्रारंभ का ए और अंतिम क्या हो गया बी, तो मतलब थोड़ा बढ़ जाएगा, तो इस घटना को बोलोगे परासरण। अब अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है, क्या चीज़, अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं। तो अपन अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब अपन जानते हैं। सबसे पहले परिभाषा पर लिखेंगे भाई, अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स बोलेंगे, अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है। यह झिल्ली या वह झिल्ली जो अपने में से केवल विलायक के कणों को गुजरने देती है अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है पहली कंडीशन। तो मतलब वह झिल्ली जो अपने में से केवल विलायक के कणों को आर पर गुजरने देती है, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। अब अर्धपारगम्य झिल्ली मुख्य रूप से प्राकृतिक भी हो सकती है। सबसे पहले प्राकृतिक कौन सी, प्राकृतिक जैसे सबसे पहले सुअर का ब्लैडर, सुअर का ब्लैडर,
ठीक है बेटा। दूसरी बात परचमेंट या फिर ये सुअर का ब्लैडर हो गया, ये तो प्राकृतिक है। नंबर दो है बेटा संश्लेषित। संश्लेषित जिसको प्रयोगशाला में संश्लेषित किया, जैसे संश्लेषित के अंदर सेलोफेन ये है, या फिर अपन सेलुलोज नाइट्रेट वाला भी सिस्टम है सुअर का ब्लैडर। नंबर 3 रासायनिक रूप से भी बनाई जाती है, और रासायनिक रूप से प्रयोगशाला में बनाई जाती है क्योंकि जब आप लोग पोटेशियम फेरोसाइनाइड की क्रिया कॉपर सल्फेट के साथ कराते हो और उन दोनों विलयन को जब मिलाते हो और किसी छिद्रयुक्त कागज पर, या हम कह सकते हैं कोई सीट पर छिद्रयुक्त, जिसमें छोटे छोटे छिद्र हो जो दिखाई दे रहे हैं, उस पर इस विलयन को यदि डालेंगे तो वहां पर इनका एक जेलेटिन अवक्षेप बनता है और उन छिद्रों में ये क्या हो जाते हैं बेटा, भर जाते हैं। और भरने के बाद इतने छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो केवल अर्धपारगम्य झिल्ली में होते हैं, वैसे के वैसे। कहने का मतलब रासायनिक रूप से कैसे बनाओगे, फिनॉल प्लस, फिनॉल अपनी किताब में लिखा है फिनॉल प्लस पोटेशियम फेरोसाइनाइड, तो अपन सबसे पहले C6H5OH प्लस K4FeCN6 K4FeCN6 की बात है, तो ये तो किताब में। दूसरा तरीका होता है कि बेटा जब कॉपर सल्फेट की क्रिया आप लोग किसके साथ कराओगे, पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6 के साथ यदि आपने कराया तो इनका आपस में क्रिया कराओगे तो एक जिलेटिन अवक्षेप बनता है। कौन सा बनेगा, एक जिलेटिनी अवक्षेप बनेगा, और जिलेटिन अवक्षेप जो बनने वाला है वो उस जो भी सीट लिए उसके छिद्रों में क्या हो जाता है बेटा, बैठ जाता है। और बैठने के बाद वो जो झिल्ली है वो अर्धपारगम्य झिल्ली के समान व्यवहार करती है, तो आपका यौगिक बनेगा Cu2FeCN6 प्लस क्या बचने वाला है, ये बनेगा बेटा आपका K2SO4। क्या बनेगा, K2 फिर यहाँ पर SO4 बाहर निकाल देना, तो ये एक जिलेटिन अवक्षेप आएगा। और जिलेटिन अवक्षेप जब आता है तो उस कंडीशन पे आप लोग सबसे पहले प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली का एग्जाम्पल तो सुअर का ब्लैडर लेना, संश्लेषित का बोले तो सेलोफेन लेना। रासायनिक रूप से यदि अपन बोले तो दो तरीके, फिनॉल प्लस पोटेशियम फेरोसाइनाइड और कॉपर सल्फेट प्लस पोटेशियम फेरोसाइनाइड की क्रिया कराओगे तो ये क्या आएगा बेटा, जिलेटिन अवक्षेप आएगा, और ये छोटे छोटे छिद्रों में क्या हो जाएगा बेटा, इकट्ठा हो जाएगा। कहने का मतलब है बंद हो जाएगा। तो ये रासायनिक रूप से बनाई गई है, ये संश्लेषित रूप से, और भी आपकी किताब में एग्जाम्पल है, आप लोग प्राकृतिक वाले भी एग्जाम्पल देना, संश्लेषित वाले। तो यहाँ पर इसलिए बोला है अर्धपारगम्य झिल्ली वह झिल्ली जो अपने में से केवल विलायक के कणों को गुजरने देती है, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। इसमें केवल और केवल विलायक जा सकता है, विलेय पदार्थ इसमें से बाहर नहीं निकल सकता। और जब निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जा रहा है अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा तो उसको परासरण बोला जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये था परासरण झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में बातें। प्राकृतिक का एग्जाम्पल बताओ, संश्लेषित का एग्जाम्पल बताओ, और रासायनिक रूप से किस प्रकार से बनाई जाती है उसका एग्जाम्पल बताओ। तो ये आप लोग परासरण के बारे में बात करोगे। ठीक है बेटा, अगला इसके अंदर जो टॉपिक है वो है बेटा विसरण। क्या, विसरण। और विसरण की बात यदि अपन करें तो विसरण के अंदर सबसे पहली बात अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं पड़ती। कहने का मतलब है जैसे विसरण की बात करो, इस कमरे के कोने में यदि मैं सेंट को छिड़कूं तो कुछ समय पश्चात ये जो सेंट है उसकी खुशबू पूरे कमरे में हो जाती है। अर्थात हमें कह सकते हैं जब किसी विलायक के कणों का, या कैसे विलायक बोलो या विलायक के कणों का या विलेय के कणों का, जब किसी विलेय के कणों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो गमन होता है उसको विसरण बोलते हो। कहने का मतलब जब विलयन में से विलेय के कणों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन
गमन होता है तो इस घटना को विसरण कहते हैं। क्या बोलोगे बेटा इसको? इस घटना को विसरण कहते हैं। बात समझ में आनी कि भाई कमरे के अंदर सेंट छिड़की, यहाँ पर इस कोने में छिड़की, कुछ समय पश्चात पूरे कमरे में, अर्थात यहाँ उच्च सांद्रता थी और कुछ समय पश्चात पूरे कमरे में खुशबू हो जाती है, तो इस घटना को बोलोगे विसरण। और विसरण के अंदर अर्धपारगम्य झिल्ली की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है बेटा। अब आप लोग सबसे पहली बात है कि भाई अगले टॉपिक के रूप में जैसे आप लोगों ने परासरण और विसरण, परासरण और विसरण में कोई 2 अंतर, कोई 3 अंतर, कोई 4 अंतर, जो भी आपको लिखना चाहो लिख सकते हो। सबसे पहली बात, परासरण में इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। समझ में आई? यहाँ तो यहाँ पर अर्ध लिखोगे, क्या लिखोगे? इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है और इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। पहला अंतर। दूसरा अंतर, यहाँ पर विलायक के कण निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करते हैं। समझ में आई? इसमें विलायक के कण निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करते हैं। इसमें जो विलायक के कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या करते हैं बेटा? गमन करते हैं। पहली बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर आप लोग 2 अंतर तो मुख्य रूप से आपके ये हो ही गए, और भी आप लोग अंतर इसमें लिख सकते हैं। तो ये था बेटा विसरण के बारे में बात। फिर अगला जो टॉपिक होगा, ये 2-3 अंतर तो आप लोगों को लिखने ही हैं। ठीक है बेटा। परासरण से समझो, और इसके बाद आप लोगों का अगले टॉपिक की बात अपन ये करना चाहेंगे भाई, अब परासरण कहते किसे हैं? कहने का परासरण हो गया। परासरण दाब के बारे में बात करेंगे। तो परासरण दाब विलायक के कणों के द्वारा लगाया, विलायक के कणों के द्वारा अर्धपारगम्य झिल्ली पर, विलायक के कणों के द्वारा अर्धपारगम्य झिल्ली पर लगाया गया द्रव स्थितिक दाब परासरण दाब कहलाता है। तो कहने का मतलब समझो बेटा। अब कहने का मतलब, जैसे आप लोग इसको सामान्य रूप से एक प्रयोग के द्वारा बता सकते हैं, और प्रयोग में आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पर विलायक है जो शुद्ध विलायक है, और यहाँ पर विलयन है, और विलयन का है उच्च सांद्रता वाला, और इसके अंदर एक घर्षण रहित पिस्टन रखेंगे। ठीक है बेटा। यहाँ पर ये विलयन और ये विलायक, और विलायक को एक छोटी सी नलिका से इसके बाद भरोगे इसके अंदर, और ये जो झिल्ली है ये एक झिल्ली है, और इस झिल्ली को बोलोगे आप लोग बेटा अर्धपारगम्य झिल्ली। कौन सी है ये? अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली। यहाँ क्या लगाया? यहाँ लगाओगे बेटा आप पिस्टन, और पिस्टन आप लोग देखोगे जब आप लोगों ने इसके अंदर विलायक के कण डाला और ये विलयन है, तो कुछ समय पश्चात यहाँ पर विलायक के कण जो है अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर क्या करेंगे बेटा? प्रवाहित होंगे, और प्रवाहित होने पर आप लोग क्या करोगे? ये जो देखोगे तो जो पिस्टन है, जैसे प्रारंभ में यहाँ पे था, यहाँ ए कंडीशन पे था, और कहाँ पहुँच गया बेटा? बी। अब आप क्या करना है कि अब इस
पहले में ए कंडीशन पे था, प्रारंभिक कंडीशन ए, और अंतिम कंडीशन कौन सी है बेटा, बी है। अब आप लोग देखते हो कि विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलयन की ओर क्या कर रहे हैं बेटा, गमन कर रहे हैं। गमन कर रहे हैं तो इस घटना को तो आपने बोला परासरण। अब क्या करना है, अब बी वाली कंडीशन को वापस आपको ए पर लाना पड़ेगा। तो यहां पर एक दाब लगाओगे जिसको आप लोग बाह्य दाब बोलोगे, है। और ये बाह्य दाब इतना लगाओ कि यहां पर विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली से विलयन की ओर गमन नहीं कर सके। अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक के कण विलयन की ओर गमन नहीं कर सके, और इस पर जो दाब लगा उसी को परासरण दाब लोगे। विलायक के कणों द्वारा अर्धपारगम्य झिल्ली पर लगाया गया द्रव स्थितिक दाब परासरण दाब कहलाता है। ये परिभाषा लिखना सामान्य रूप से आपने लिया। ए कंडीशन पे था, जब इसमें परासरण होना शुरू करेगा तो ये पिस्टन ऊपर की ओर खिसकेगा। अब इस पिस्टन पर इतना दाब लगाओ ताकि ये प्रारंभिक स्थिति ए में आ जाए, और जब ए में आ जाएगा तो विलायक के कण विलयन की ओर गमन नहीं कर पाएंगे, और इसी दाब को बोला जाता है परासरण दाब। क्या बोलोगे, परासरण दाब। अब परासरण दाब के बाद होता है बेटा अगला जो टॉपिक आता है वो प्रतिलोम। प्रतिलोम परासरण या फिर व्युत्क्रम परासरण। व्युत्क्रम परासरण तो देखो बेटा, व्युत्क्रम परासरण मतलब उल्टा। कहने का मतलब है कि जब किसी सांद्र विलयन में से, जब किसी सांद्र विलयन में से विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलयन के कण जब किसी विलयन में से विलायक के कण शुद्ध विलायक की ओर, जब किसी विलयन में से विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा शुद्ध विलायक की ओर गमन करते हैं, शुद्ध विलायक की ओर गमन करते हैं, तो इसको बोलोगे प्रतिलोम परासरण। करने का मतलब समझ में आया कि जब किसी विलयन में से विलायक के कण और विलायक क्या है यहाँ पर, ये उच्च सांद्रता का है या निम्न सांद्रता, विलायक के कण, जब किसी विलयन में से विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा शुद्ध विलायक की ओर गमन करते हैं तो उसे प्रतिलोम या व्युत्क्रम परासरण, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, उसे व्युत्क्रम परासरण कहते हैं। मतलब उल्टा काम करना है आपको बेटा, है कहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर अब ये काम क्या आता है बेटा, व्युत्क्रम परासरण। व्युत्क्रम परासरण का काम होता है बेटा, अब सुनो, विलयन के अंदर विलायक के कण शुद्ध विलायक की ओर क्या कर रहे हैं बेटा, जब गमन करेंगे तो उसको बोलोगे आप लोग व्युत्क्रम परासरण। अब व्युत्क्रम परासरण काम क्या आता है, तो व्युत्क्रम परासरण के दैनिक जो सबसे परासरण दाब विलायक के कणों के द्वारा अर्धपारगम्य झिल्ली पर लगाया गया द्रव स्थितिक दाब परासरण दाब कहलाएगा। फिर प्रतिलोम परासरण या व्युत्क्रम परासरण, जब किसी विलयन में से विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा शुद्ध विलायक की ओर गमन करते हैं तो इसे व्युत्क्रम परासरण कहते हैं। अब व्युत्क्रम परासरण के दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, जब आप लोग जो समुद्री पानी है और समुद्री पानी को आप लोग पीने योग्य करोगे तो व्युत्क्रम परासरण का इस्तेमाल, मतलब इसका उपयोग किया जाता है। उपयोग क्या काम आता है, जल की कठोरता दूर करने में। किसका काम, व्युत्क्रम परासरण का। नंबर 2, समुद्री जल को पीने योग्य बनाने में। तो यहाँ पर ये 2 उपयोग है, जल की कठोरता दूर करोगे व्युत्क्रम परासरण से, समुद्री जल को पीने योग्य बनाओगे व्युत्क्रम परासरण से। ये व्युत्क्रम परासरण की कुछ बातें थी। अब बात है कि आप लोगों के यहाँ पर परासरण दाब भी एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो यहाँ पर बोले परासरण दाब क्या है, परासरण दाब एक क्या है, अणुसंख्यक गुणधर्म, जिसको पाई से इंडिकेट करते हैं। सबसे पहले
आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण। और आदर्श गैस समीकरण क्या होती है बेटा? PV बराबर nRT। ठीक है, अब आदर्श गैस समीकरण से लिख दोगे, समीकरण से। तो पहली बार तो P बराबर तो क्या करेंगे? P बराबर अपन को पाई करना है, जिसको आप लोग दाब बोलोगे। तो अपन कहेंगे बेटा समीकरण को बोले पाई V बराबर nRT, या हम कह सकते हैं पाई बराबर n/V/RT, या हम कह सकते हैं पाई बराबर, अपन जानते हैं बेटा n/V बराबर होता है C, अर्थात मोल बटा आयतन क्या होता है? सांद्रता के बराबर। C को क्या बोलोगे? C है आप लोगों की सांद्रता। तो यहाँ पर पाई बराबर क्या आ जाएगा बेटा? CRT। क्या आएगा? CRT। तो ये कंडीशन है, तो इसको बोलोगे बेटा आप लोग परासरण दाब। इसके अंदर बॉयल का नियम भी लगता है और इसके अंदर चार्ल्स का नियम भी लगता है, जो 11th की बात है। अब ये तो बात थी कि आदर्श गैस समीकरण से PV बराबर nRT। P क्या चीज़ है? दाब है, और पाई क्या है? परासरण दाब है। तो पाई मान रख दिया। तो फिर उसके बाद n/V बराबर क्या होता है बेटा? n/V बराबर होता है C, और पाई बराबर होगा CRT। अब अगला जो टॉपिक होगा इसके अंदर परासरण दाब तथा विलेय के अणुभार में संबंध करोगे। अब अपन जानते, देखो समीकरण ये दिख रही है आपको, ये CRT वाला, या n बराबर बोला कि पाई V, पाई V बराबर nRT, ये समीकरण है, ये समीकरण नंबर 1। अपन जानते बेटा n बराबर क्या होता है? WB/MB होगा। ठीक, तो पाई V बराबर क्या करोगे? WB/MB, और इंटू क्या कर रहा? n2 हो गया आपका RT। MB को ऊपर ले आओ और पाई को नीचे ले जाओ, तो आपको हो गया MB बराबर WB इंटू RT अपॉन पाई V, पाई इंटू V। ठीक है, तो यहाँ पर ये सूत्र हो गया। और पाई का मतलब ये होगा परासरण दाब, V का मतलब आयतन, W का मतलब विलेय का भार, R गैस नियतांक, T परमताप, और MB क्या हो गया? ये हो गया आप लोगों का बेटा विलेय का अणुभार। तो इससे आप लोग विलेय के अणुभार और उस जो अणुसंख्य गुणधर्म है उसमें संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो ये कंडीशन आप लोग देख लेना। उसके बाद n बराबर आपका WB/MB करना, WB विलेय का भार और MB क्या? विलेय का अणुभार। अब इसमें दोनों मान रखोगे, और मान अपना MB को जब ऊपर लेंगे तो पाई V को नीचे लेना, पाई इंटू V, WB इंटू RT। ठीक है बेटा, चलो बेटा, धन्यवाद।